बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों का ग्रामीण महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत। आज हम लोक प्रशासन के अंतर्गत फर्स्ट पेपर तुलनात्मक प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत चीन के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि चीन अति प्राचीन काल से ही समृद्ध सभ्यता एवं संस्कृति का धनी राष्ट्र रहा है, जो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, जहां पर कृषि प्रधानता पाई जाती है। भारत के साथ संबंधों की ओर नज़र डालते हैं तो चीन के यात्री भारत में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए आते थे और भारत के बौद्ध धर्म के प्रचारक चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए जाते थे। चीन की राजधानी बीजिंग भाषा चीनी और वहाँ पर बौद्ध और ताओ धर्म की प्रधानता है। मुद्रा युआन और राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। चीन को 1949 क्रांति के पश्चात गणतंत्रात्मक राष्ट्र के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। 1 अक्टूबर 1949 को माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में जनवादी गणतंत्र की स्थापना हुई थी, जहां पर संविधान कई बार बनाए गए हैं और कई बार उन्हें निरस्त किया गया है। चीन का पहला संविधान 4 अक्टूबर 1949 को लागू किया गया, जो 1975 तक चला था। दूसरा संविधान 5 मार्च 1978 को बना एवं लागू किया गया और 1981 में समाप्त कर दिया गया। जो तीसरा और वर्तमान संविधान 4 दिसंबर 1982 को लागू हुआ है चीन में, और इस संविधान का निर्माण एक विशेष रूप से गठित की गई समिति के द्वारा बनाया गया था। चीन में एक सदनीय व्यवस्थापिका है और एक दलीय शासन प्रणाली, अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस व्यवस्थापिका के रूप में कार्य करती है और साम्यवादी दल का हमेशा वहाँ पर बोलबाला रहा है। अब हम संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली विशेषता है कि लिखित संविधान। भारत, अमेरिका और फ्रांस की तरह से चीन का संविधान भी लिखित संविधान है, जिसके संविधान में 4 अध्याय, 138 अनुच्छेद और प्रस्तावना वर्णित है। प्रस्तावना के अंतर्गत साम्यवादी क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। वहीं चीन के संविधान के पहले अध्याय में शासन व्यवस्था के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। दूसरे अध्याय के अंतर्गत नागरिकों के मूल अधिकार और कर्तव्य वर्णित हैं। तीसरे अध्याय में शासन व्यवस्था की संरचना का उल्लेख किया गया है और चतुर्थ अध्याय में राष्ट्रीय स्मारकों और राष्ट्रीय प्रतीकों का उल्लेख करते हुए विस्तृत रूप से वहाँ की राजधानी का वर्णन है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चीन का संविधान एक लिखित संविधान है और एक विशेष समिति के द्वारा जिसका लिखने का कार्य किया गया है। दूसरी इसकी जो विशेषता है संविधान की, कि ये सैद्धांतिक दृष्टि से हमें कठोर दिखाई देता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही लचीला और सुपरिवर्तनशील संविधान है। चीन के संविधान के अनुच्छेद 64 के अंतर्गत संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जिसमें लिखा है कि संविधान संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा या राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 1/5 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव लाया जा सकता है, और यह राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करने पर संविधान में संशोधन किया जा सकता है, जो एक कठिन प्रक्रिया लगती है कि प्रस्ताव को भी संसद में यानी राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस में प्रस्तुत करने के लिए उसके 1/5 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अर्थात राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की जो स्थायी समिति है वो उसको तैयार करे और प्रस्ताव को कांग्रेस में प्रस्तुत करे। उसके पश्चात वो 2/3 बहुमत से पारित हो तो एक कठोर या कठिन प्रक्रिया के रूप में दिखाई देता है।
लेकिन स्थायी समिति और कांग्रेस के अंतर्गत दोनों में ही वहाँ पर साम्यवादी दल का बोलबाला है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सदस्य अपने में से ही स्थायी समिति के सदस्यों का चयन करते हैं। तो दोनों ही दृष्टियों से बहुत आसानी से इस प्रस्ताव को तैयार करके रखा जा सकता है, और जब वो साम्यवादी दल का बोलबाला उसके सदस्यों के द्वारा ही संविधान संशोधन प्रस्ताव रखा जा रहा है तो आसानी से 2/3 बहुमत से उसको पारित किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यवहारिक दृष्टि से बहुत ही सामान्य कानून निर्माण की प्रक्रिया जैसा हमें दिखाई देता है। तीसरी विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। जिस तरह से भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता है, लेकिन ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, वहीं चीन में भी संविधान की सर्वोच्चता मानी जाती है। अर्थात दूसरी कैसे मानी जाती है? क्योंकि देश का संविधान ही चीन का मूलभूत कानून होता है। उससे ऊपर कोई संगठन या कोई व्यक्ति नहीं होता, उसका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होता है। चीन की साम्यवादी पार्टी के द्वारा संविधान बनाया गया, लेकिन आज भी उस संविधान के प्रावधानों के अधीन रहकर वह साम्यवादी पार्टी अपना शासन कार्य संपन्न कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि वो चीन का संविधान है, वो चाहे साम्यवादी पार्टी का कोई भी सदस्य हो या सामान्य नागरिक हो, सभी पर समान रूप से लागू होता है, सभी उसका पालन करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है। राष्ट्रपति के पद का महत्व अधिक है चीन में, क्योंकि उसका निर्वाचन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष, और वह राष्ट्राध्यक्ष के रूप में काम करता है। देश के लिए किसी भी प्रकार के आदेश को जारी कर सकता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करता है, विदेशी राजदूतों को अपने कार्यालय खोलने के लिए के स्वीकृति या प्रमाण पत्र भी प्रदान करता है, युद्ध की घोषणा कर सकता है, और देश में मार्शल लॉ लागू करने की घोषणा कर सकता है, जिसे हटाकर अब कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि राष्ट्रपति पद को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद। चीन के संविधान के अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि चीन के सभी शासकीय अंग लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत का पालन करेंगे। लोकतांत्रिक और केंद्रवाद दो शब्द हैं। सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो लोकतांत्रिक का अभिप्राय होता है कि शासन के प्रत्येक स्तर पर, चाहे कोई भी स्तर हो, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन, और केंद्रवाद का अर्थ है कि शासन की सत्ता एक केंद्र या एक स्थान या एक व्यक्ति में नहीं। चीन की तरफ हम दृष्टि डालते हैं तो चीन में शासन के प्रत्येक स्तर पर, चाहे वह निम्नतम स्तर हो चाहे वह उच्चतम स्तर हो, सभी पर सदस्यों का या निकायों के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा, और वे सभी संगठन जनता के प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं, और सत्ता जनता में निहित होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था चीन में है। केंद्रवाद कैसे है कि शासन का प्रत्येक अंग अपने से उच्च अंग के नियंत्रण और निर्देशन के अंतर्गत कार्य करता है। वह केवल अपने दैनिक कार्यों को ही स्वतंत्र रूप से संपादित करता है। पूरी की पूरी शासन की सत्ता है वो साम्यवादी दल के हाथ में है, या साम्यवादी दल में केंद्रित है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक केंद्र। एकात्मक शासन। एकात्मक शासन का अभिप्राय वहाँ पर एक ही स्तर के द्वारा पूरे देश का शासन संचालित हो और उसी में पूरी सत्ता निहित हो। चीन में भी राज्यों का कोई अस्तित्व नहीं है। पूरी की पूरी सत्ता एक सदनीय व्यवस्थापिका राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, जिसमें साम्यवादी दल का प्रभुत्व है, उसी में निहित है। पूरे चीन में उसी के आदेश या निर्देशों का संचालन किया जाता है। जहाँ पर केंद्र के अधीन प्रांत, स्वायत्तशासित प्रदेश और जो नगरीय निकाय होते हैं वो केंद्र के अधीन या नियंत्रण में हैं। इन निकायों के अधीन जिले, स्वायत्तशासित नगर हैं, और जिले और स्वायत्तशासित नगरों के नियंत्रण में कम्यूनों और टाउन कार्य करते हैं। इसीलिए अनुच्छेद 31 में लिखा गया है चीन में कि राज्य नए और प्रशासनिक क्षेत्र के निर्माण की शक्तियाँ
प्रदान कर सकता है, जो किसमें निहित है, राज्य अर्थात चीन के अंतर्गत निहित होती है। अगली जो 7वीं विशेषता है उसको हम देखें तो गणतंत्र के रूप में हम कह सकते हैं कि जनवादी गणतंत्र चीन के अंतर्गत पाया जाता है। गणतंत्र का अभिप्राय होता है कि शासन या सत्ता का सर्वोच्च जो पदाधिकारी है वो जनता द्वारा चुनाव हुआ होना चाहिए। चीन के संविधान के अनुच्छेद 2 में लिखा गया है कि जनवादी गणतंत्र संपूर्ण जनता में निहित है चीन का, जिसका प्रयोग हम देखें तो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस स्थानीय विधानमंडलों, स्थानीय निकायों के द्वारा निर्वाचित होते हैं। अर्थात राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, स्थानीय विधानमंडल और जो भी निकाय है उनका निर्वाचन उनके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर जो सर्वोच्च पदाधिकारी है वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है, अर्थात प्रत्येक स्तर का प्रतिनिधि भी जनता द्वारा निर्वाचित होता है, और वो भी राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रावधानों के अनुसार। इसलिए हम कह सकते हैं कि चीन जनवादी गणतंत्र व्यवस्था वाला राष्ट्र। संविधान में मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। जैसा हमने भी देखा कि संविधान के अध्याय 2 में इनका उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 13 से 56 तक नागरिकों को मूल अधिकार और कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 33 में सभी नागरिकों को विधि के समक्ष सम्मान स्वीकार किया गया है तथा धर्म, जाति, वंश, लिंग, संपत्ति, निवास, व्यवसाय के आधार पर असमानता को चीन का संविधान अस्वीकार करता है। राजनीतिक अधिकारों के अंतर्गत देखें तो संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने, चुनाव लड़ने और अपने अधिकारियों के विरुद्ध उच्च स्तर पर शिकायतें करने का अधिकार प्राप्त है। आर्थिक अधिकारों में चीन के नागरिकों को काम पाने, रोजगार पाने की गारंटी दी गई है। विश्राम करने, अवकाश सुनिश्चित करने और आवश्यकता होने पर सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता देने का अधिकार दिया गया। वहीं भी जनता को वेतन पाने का अधिकार भी चीन के अंतर्गत दिया गया है। सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों में देखें तो चीन में शिक्षा का अधिकार, कला, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति का अधिकार भी प्राप्त है नागरिकों को। व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसके अंदर भाषण, अभिव्यक्ति, सभा, प्रदर्शन का अधिकार संविधान ने नागरिकों को प्रदान किया है। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत विशेष रूप से महिलाओं को पुरुषों के समान मानने व अवसर की समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। वर्ष 2004 में चौथे संविधान संशोधन के द्वारा निजी संपत्ति का अधिकार भी जनता को प्रदान किया। मूल कर्तव्यों में देखें तो देश में एकता, अखंडता को बनाए रखने, संविधान और राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने और देश पर आक्रमण होने की स्थिति के अंतर्गत उसका विरोध करने का अधिकार, विरोध करने का कर्तव्य जनता का होगा। अवसर आने पर सेना में भर्ती हो, मातृभूमि की रक्षा करें, देश की प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करें, करों का भुगतान समय पर करें, परिवार नियोजन को अपनाएं। ये चीन के नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में वर्णित हैं। बहुराष्ट्रीयताओं का राज्य। भारत की भांति चीन में भी सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है। चीन के अंतर्गत 56 राष्ट्रीयताओं के नागरिक रहते हैं। सबसे ज़्यादा ह्वान संस्कृति के नागरिक रहते हैं, 93.38% पाए जाते हैं। इसके अलावा अलग संख्यक भी वहाँ पर हैं। संवैधानिक उपबंधों ने भाषा, संस्कृति, परंपरा व सम्मान व्यवहार को बनाए रखने की प्रमुखता प्रदान की है। समाजवादी अर्थव्यवस्था। चीन के संविधान में सामाजिक, आर्थिक और न्याय की स्थापना करने के साथ में समानता का भी प्रावधान किया गया है, जिसके लिए संसाधनों का समान वितरण व शोषण से मुक्ति पाने का प्रावधान किया गया है। उत्पादन के साधनों पर सरकार व जनता का स्वामित्व होता है।
चीन में अधिकांश उद्यम कृषि राज्य के द्वारा नियंत्रित और निर्देशित किए जाते हैं, वहीं बड़े उद्योग भी राज्य के द्वारा संचालित किए जाते हैं। कहने का अर्थ है कि चीन में राज्य और नागरिक दोनों का उद्योगों पर नियंत्रण स्थापित है। अनुच्छेद 12 में लिखा गया है कि समाजवादी संपत्ति की चोरी, हानि और ऐसी योजनाओं एवं अर्थव्यवस्था को नकारना दंडनीय अपराध है। 1979 में चीन में विदेशी कंपनियों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को 1992-93 में चीन ने उदारीकरण को बढ़ावा दिया है। इस प्रकार से चीन के संविधान की समाजवादी अर्थव्यवस्था भी मूल विशेषता मानी जाती है। एक दलीय शासन, चीन के नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। राजनीतिक दल का गठन करने, उसके संचालन में भी पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की गई है। चीन में आज लगभग 10 राजनीतिक दल पाए जाते हैं। उसके पश्चात भी लंबे समय से लेकर आज तक साम्यवादी दल का शासन रहा है। साम्यवादी दल और शासन दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि चीन में एक दलीय शासन व्यवस्था भी आपको देखने को मिलेगी। संविधान के अंतर्गत केंद्रीय सैनिक आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य होंगे, जो सेना के नियंत्रण निर्देशन से संबंधित दायित्वों को पूर्ण करेगा। और यह केंद्रीय सैनिक आयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। विदेश नीति के सिद्धांतों की चर्चा भी की गई है। संविधान, चीन के संविधान निर्माता विदेश नीति से भी चिंतित थे और संविधान में उन्होंने विदेश नीति के कई प्रावधान किए गए। चीन भविष्य में संपूर्ण विश्व से संबंधता रखेगा और चीन पंचशील सिद्धांतों को अपनाता है और उनके आदर्शों का पालन करता है। पंचशील के 5 सिद्धांत हैं: अनाक्रमण, अहिंसा, हस्तक्षेप, समानता, सद्भावना बनाए रखना, शांतिपूर्ण अस्तित्व। चीन के संविधान में विश्व शांति की स्थापना का समर्थन किया गया है और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करने की व्यवस्था की गई और विकासशील देशों के राष्ट्रीय आंदोलनों का चीन की विदेश नीति में समर्थन करने का प्रावधान किया। चीन के संविधान में न्यायपालिका की स्थिति अधीनस्थ की स्थिति है। इस विशेषता में यह देखने को मिलेगा कि अन्य देशों में जहाँ पर शासन के 3 अंग एक दूसरे से स्वतंत्र नियंत्रित होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि चीन की न्यायपालिका वहाँ की कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के अधीनस्थ या उसके अधीन एक अंग के रूप में देखा गया है। और न्यायालय चीन में अपने कार्यों के लिए वहाँ की व्यवस्थापिका, जिसे भारत में संसद कहते हैं, वहाँ पर राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कहा जाता है, उसके प्रति उत्तरदायी होती है और उसी के द्वारा नियंत्रित होती है। जिस तरह से अमेरिका में न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, चीन में न्यायपालिका को कोई ऐसी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं प्रदान की गई और नए कानून की व्याख्या करने का अधिकार है नए नागरिकों का। वह अधिकारों की सुरक्षा कर सकती है और नए ही कानून की समीक्षा कर सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चीन की जो न्यायपालिका है उसकी अधीनस्थ की स्थिति है। संसदीय शासन व्यवस्था, चीन में सैद्धांतिक दृष्टि से संसदीय शासन व्यवस्था दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में संसदीय लोकतंत्र है, क्योंकि संविधान में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है, जिसे शक्तियां प्रदान की है, सर्वोच्चता प्रदान की गई है, लेकिन उनका व्यवहार में प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। इसलिए चीन का जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र की कार्यपालिका के रूप में होता है
और प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद राजनीतिक कार्यपालिका के रूप में आपको देखने को मिलती है। अनेक कार्य व शक्तियाँ मूल रूप से राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति को भी सौंपी गई और उसे भी स्थायी समिति को जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी बनाने की कोशिश की गई है। राज्य परिषद को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। हम कह सकते हैं कि वहाँ पर उत्तरदायी शासन की भी स्थापना की गई है और दो प्रकार की कार्यपालिका भी देखने को मिलती है। इनसे ऐसा प्रतीत होता है कि चीन के अंतर्गत संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना के प्रबल प्रयास किए गए हैं, इसलिए वहाँ उत्तरदायी शासन व्यवस्था भी है, दोहरी कार्यपालिका भी देखने को मिलती है। चीन के अंदर साम्यवादी दल का प्रभाव भी देखने को मिलता है संविधान के अंदर। चीनी संविधान में साम्यवादी दल की क्रांतिकारी भूमिका का उल्लेख जैसे हमने अभी प्रारंभ में भी देखा था कि चीन के संविधान की प्रस्तावना में उसके बारे में चर्चा की गई है और उसे गौरवपूर्ण स्थान दिया गया है। आज इस दल का संगठनात्मक ढांचा, संपूर्ण प्रशासन उस समाज में फैला हुआ है और अन्य जो भी दूसरे देश हैं वो भी साम्यवादी चीन के रूप में चीन को पुकारते हैं। तो निश्चित रूप से संविधान निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका साम्यवादी दल की थी और संविधान निर्माण से आज तक चीन का शासन संचालन में भी साम्यवादी दल का प्रभुत्व रहा है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि चीन में साम्यवादी दल का बहुत बड़ा प्रभुत्व रहता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं अंत में निष्कर्ष के रूप में चीन की शासन व्यवस्था पूर्णतया उन सिद्धांतों पर आधारित नहीं है जिनका संविधान में वर्णन किया गया है, बल्कि व्यवहारिक दृष्टि से बहुत ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जिनसे वो प्रभावित और बदलती हुई व्यवहारिक दृष्टि में हमें दिखाई देती है। धन्यवाद।